हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा जो चैप्टर 11 चल रहा है राष्ट्रीय आंदोलन वाला, उसमें आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि एक जन नेता के रूप में गांधी जी किस तरह से उभर के आते हैं। इस पूरे चैप्टर में महात्मा गांधी की भूमिका ही मोस्टली हमें दी गई है। तो कल के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हम देखते हैं आज 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया था और इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए वायदे को उन्होंने पूरा किया। यानी जहाँ से गांधी जी ने अपने भाषण से शुरुआत की, वहीं गांधी जी ने 1922 तक अपने किए गए कार्यों से इस अपने भाषण को सच करके दिखाया। और अब यह व्यावसायिक और बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था, क्योंकि अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते थे और आदर व्यक्त करते हुए उन्हें महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी ही तरह वस्त्र पहनते थे, उनकी ही तरह रहते थे और उनकी ही भाषा में भी बोलते थे। तो अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जन समूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे उनसे समानुभूति रखते थे। सहानुभूति एक अलग चीज़ होती है, एक होती है समानुभूति, यानी उनके समान अनुभूति रखते थे वो, और उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गला और जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, यानी जैसे कोई पैसे वाले लोग पहनते हो, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण सी धोती में जाते थे। तो इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने में भी बिताते थे और अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। यहाँ पे चरखे के साथ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक स्थायी पहचान बन गए। एक पिक्चर देखेंगे हम नीचे। और 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया था और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था। उनका ये नया रूप तपस्या और संयम का प्रतीक बना और ये ऐसी विशेषताएं थी जिनका गांधी जी आधुनिक विश्व की उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति उत्तर में गुणगान करते थे। यानी गांधी जी बोल के उत्तर नहीं, कुछ करके दिखा के उसका उत्तर देते थे। जैसे कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाना खाली भाषणों में नहीं, उन्हें वो करके दिखाते थे। यहाँ पे चरखा गांधी जी यहाँ पे हमें दिखेंगे 11.5 चित्र के अंदर चरखा काटते हुए। महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बना के श्रम को हटा दिया था, यानी लोगों का रोजगार छीन लिया था मशीनों ने, तो उसके वो घोर आलोचक थे। उन्होंने चरखा को एक ऐसे मानव समाज प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महामंडित नहीं किया जाएगा। इससे भी अधिक चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता था और उन्हें स्वावलंबी बना सकता था। मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है। गांधी जी क्या कहते थे? यह सनक श्रम बचाने वाली मशीनरी के लिए है। ये तब तक श्रम बचाते रहेंगे जब तक कि हजारों लोग बिना काम के और भूख से मरने के लिए सड़कों पर न फेंक दिए जाएं। और मैं मानव समुदाय के किसी एक हिस्से के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए समय और श्रम बचाना चाहता हूँ। और मैं धन का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में नहीं, बल्कि सभी के हाथों में करना चाहता हूँ। यानी यहाँ पे गांधी जी धन के केंद्रीकरण और मशीनीकरण के खिलाफ थे। और ये गांधी जी लिखते हैं अपनी पत्रिका यंग इंडिया के अंदर। खद्दर मशीनरी को नष्ट नहीं करना चाहता, बल्कि यह इसके प्रयोग को नियमित करता है और इसके विकास को नियंत्रित करता है। यह मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक गरीबों के लिए उनकी झोपड़ियों में करता है और पहिया अपने आप में ही एक मशीनरी का उत्कृष्ट नमूना है। तो गांधी जी ये लेख लिखते रहते थे अपनी पत्रिका में और उसको पढ़ के लोग बहुत खुश होते थे। इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्र मुग्ध कर देने वाले अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की जो कल्पना थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की है। यानी एक इतिहासकार हैं शाहिद अमीन, उन्होंने क्या करा है, उत्तर प्रदेश के किसानों से मन से जो महात्मा गांधी के प्रति जो भावना थी वो कुछ निकाल के हमें दिखाई है। फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे
तो हर जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल होता था, इस गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र ने ये रिपोर्ट दी है। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नूनखार, देवरिया, गोरी बाजार, चौरी चौरा और कुसुम ही स्टेशनों पर 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं थे और महात्मा जी कुसुमी को के दृश्य को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर 10,000 से कम लोग नहीं थे और प्रेम में अभिभूत होकर कुछ लोग तो रोते हुए देखे गए। देवरिया में लोग गांधी जी को भेनी यानी दान देना चाहते थे, किंतु इसे उन्होंने उनसे गोरखपुर में देने को कहा। लेकिन चौरी चौरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया और इसके बाद तो यह क्रम रुका ही नहीं। एक चादर फैला दी गई, उस पर रुपयों और सिक्कों की बारिश होने लगी। यह दृश्य था गोरखपुर स्टेशन के बाहर। महात्मा एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ मिनटों के लिए उनके दर्शन कर लिए। जहाँ भी गांधी जी गए, उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गई। कुछ स्थानों पर तो यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया है तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। और कुछ स्थानों पर तो यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से भी उत्कृष्ट है और यह कि उनके आने से औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएंगे गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताती कहानियां भी थी। तो इस तरह की अफवाहें फैले कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से घिर गए। मतलब जो गांधी जी की आलोचना करते थे ना, तो उनके साथ क्या हुआ, ये सब अफवाहें फैल रही थी कि उन लोगों के घर गिर गए, उनकी फसलें चौपट हो गई। तो इसके डर से लोग गांधी जी की आलोचना भी नहीं करते थे। गांधी बाबा, गांधी महाराज और सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उदाहरक के समान थे, जो उनकी ऊंची करों और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। तो गरीबों को, विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती और चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिला। और जाति से महात्मा गांधी व्यापारी पर पेशे से वो वकील थे, लेकिन उनके सादी जीवन शैली और हाथों से काम करने के प्रति जो उनका लगाव था, उनकी वजह से वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक समानुभूति रखते थे और उसके बदले में वे लोग गांधी जी से समानुभूति रखते थे। जहाँ अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हें कृपा की दृष्टि से देखते थे, वहीं ये न केवल उनके जैसा दिखने बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझने और उनके जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे। यानी जो दूसरे राजनीतिक नेता थे, वो जो गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते थे, सहानुभूति मतलब उनके प्रति दया का भाव, उन पे कृपा करना, दया करना, लेकिन गांधी जी उनके प्रति समानुभूति रखते थे। यानी उन्हीं की तरह जीना, उन्हीं की तरह खाना पाना, एक साधारण जीवन शैली और उन्हीं में घुल मिल जाना, वो होती उनकी समानुभूति। तो महात्मा गांधी का जो जन अनुरोध था वो निसंदेह कपट से मुक्त था और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्व उदाहरण के यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानीपूर्ण किया गया संगठन था। और भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। रजवाड़ों में राष्ट्रीय सिद्धांतवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रजा मंडलों की एक श्रृंखला स्थापित हो गई और गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों को अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। और इस प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समितियां ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्रों पर आधारित हो गई और इन अलग अलग तरीकों से राष्ट्रवाद देश के सुदूर हिस्सों में फैल गया और अब इसमें वे सामाजिक वर्ग भी शामिल हो गए जो अब तक इससे अछूते थे। अब तक कांग्रेस के समर्थकों में कुछ बहुत ही समृद्ध व्यापारी और उद्योगपति शामिल हो गए थे। भारतीय उद्यमियों ने यह बात जल्द ही समझ ली कि उनके अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज जो लाभ पा रहे हैं, स्वतंत्र भारत में ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। जी.डी. बिड़ला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। इस प्रकार गांधी जी के प्रशंसकों में गरीब किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे। हालांकि किसानों द्वारा गांधी जी का अनुकरण करने के कारण उद्योगपतियों के कारणों से कुछ भिन्न और संभवतः परस्पर विरोधी थे।
हालांकि महात्मा गांधी की स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर ही निर्भर करता था। 1917 और 22 के बीच भारतीयों के बहुत ही प्रभावशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया और इनमें थे महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और सी राजगोपालाचारी। ये सभी बहुत ही प्रभावशाली लोग थे जो गांधी जी से जुड़ चुके थे इस समय, और गांधी जी के घनिष्ठ सहयोगी ये लोग विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ ही भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से भी आए थे। तो इसके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए थे और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े यानी खादी को बढ़ावा देने, छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। गांधी जी राजनीतिक जितने थे उतने ही वे समाज सुधारक भी थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा और एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा। इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया और इसी तरह आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनना सीखना होगा। और ऐसा करके उन्होंने समुद्र पार से आयातित मील में बने वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने की महत्ता पर जोर डाला। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट होता है कंप्लीट। और यहाँ पे हमारे कुछ फैक्ट छूट गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ से हमारा चमत्कारिक और अविश्वसनीय, यानी गांधी जी के बारे में जो खबरें उस समय फैल रही थी, अफवाहें, वो क्या थी। संयुक्त प्रांत के स्थानीय समाचार पत्रों में उस समय फैली कई अफवाहें दर्ज हैं। ये अफवाहें थी कि जिस किसी भी व्यक्ति ने महात्मा गांधी की शक्ति को परखना चाहा उसे बहुत अचंभा हुआ। कैसे हुआ, कुछ घटनाएं देखते हैं। पहली घटना है कि बस्ती गांव के एक सिकंदर साहू ने 15 फरवरी को कहा कि वो महात्मा जी में तब विश्वास करेगा जब उसके कारखाने में जहाँ गुड़ का उत्पादन होता था, गन्ने के रस से भरा कड़ाहा 2 भागों में टूट जाएगा। और तुरंत ही कड़ाहा वास्तव में बीच में से 2 हिस्सों में टूट गया। क्या बात है। फिर दूसरा, आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वो गांधी जी की प्रामाणिकता में तब विश्वास करेगा जब उसके खेत में लगाए हुए गेहूँ तिल में बदल जाएंगे। और अगले ही दिन उसका सारा का सारा खेत जो गेहूँ का था वो तिल बन गया। और इसी तरह और भी घटनाएं जारी रहती हैं। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट अफवाहें। ऐसी अफवाहें थी कि महात्मा गांधी का विरोध करने वाले लोग निरपवाद रूप से किसी न किसी त्रासदी का शिकार हुए थे। यहाँ पे एक पहली घटना देखते हैं। गोरखपुर से एक सज्जन ने चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया और उसके घर में आग लग गई कि चरखा क्यों चलाना है, क्या है चरखे में, ऐसा कुछ। उसने गांधी जी का विरोध करने की कोशिश करी और उसके घर में आग लग गई। तो ये लोगों में इस घटनाओं की वजह से भय फैलता जा रहा था। अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोका और जुआ खेल रहे समूह में से एक ने रुकने से मना कर दिया और गांधी जी को अपशब्द कहा, मतलब जुआ को गांधी जी से जोड़ दिया। और अगले ही दिन उसकी बकरी को उसके ही 4 कुत्तों ने काट लिया। फिर नेक्स्ट घटना देखते हैं। गोरखपुर के एक गांव में किसानों ने शराब पीना छोड़ने का निश्चय किया। एक व्यक्ति अपने निश्चय पर कायम नहीं रहा और जब वह शराब की दुकान की तलाश में जा रहा था तो उसके रास्ते में रोड़ों की बारिश होने लगी और जो ही उसने गांधी जी का नाम लिया रोड़े की बारिश बंद हो गई। क्या बात है। ये जो अभी हमने देखा शाहिद अमीन, उनके द्वारा ये छापी गई हैं, लिखे गए हैं लेख, आर्टिकल्स अखबारों में। तो गांधी जी एज महात्मा, सबाल्टर्न स्टडीज़ 3rd, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, उसमें ये सब छपे हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है गांधी जी का, वो है नमक सत्याग्रह के ऊपर। तो इसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एक बृहद पॉइंट है और ये भी काफ़ी बदलाव लाने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलके फिर नेक्स्ट वीडियो में नमक सत्याग्रह को आगे कंटिन्यू जारी रखते हैं। तो जुड़े रहिए, इसी तरह बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।